हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंडिया की जो डायमंड नेकलेस पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है, चाइना के स्ट्रिंग पॉलिसी एंड डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी को काउंटर करने के लिए वो देखा था। और समझा था कि इंडिया जो है कैसे उसको काउंटर करने के प्रयास में लगा हुआ है चाइना को। और आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं चाइना की जो डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी या ऋण जाल कूटनीति है उसके बारे में बात करेंगे। और देखेंगे कि इंडिया पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है या इंडिया भी इसके ट्रैप में जो है आया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो ये डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी है, एक्चुअली ये एक तरीके से जो डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको आकर्षित करने के लिए या फुसलाने के लिए चाइना का एक स्ट्रेटजी है, रणनीति है, जिसमें वो लोन का एक तरीके से लालच दिखाता है और वो उनको जो है अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। इसमें जो है जो डिप्लोमेसी होती है ना, जो कूटनीति होती है, उसका जो आधार होता है वो होता है उधार। आधार जो होता है उसका उधार होता है। वेरी नाइस। तो यहाँ पे वो ऋण देता है और बायलैटरल रिलेशंस में वो ऋण के माध्यम से उस कंट्रीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हालांकि इसको जो है एक तरीके से नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। तो ये एक ऋण आधारित डिप्लोमेसी है जिसमें डेप्थ एक मेजर रोल प्ले करता है। तो ये चाइना की डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी का इनिशियली हम कह सकते हैं कि ये है। इसमें जो डेब्ट है उसको एक फाइनेंशियल टूल या वित्तीय उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है ताकि जो है पूरी दुनिया पर चाइना अपने प्रभाव को बना सके। और इसके लिए वो चाइना इंडिया के जो नेबरहुड है, जो इंडिया का पड़ोस है, वहां पे एक मजबूत स्थिति या फिर प्रभावशाली स्थिति प्राप्त करने की कोशिश में ऐसा करता है। और ये जो है उस उन देशों के जो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको एक्सपोज करता है एक तरीके से, अगर हम कहें कि डिप्लोमेसी। तो हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है ये देखते हैं यहाँ पे हम। इसमें चाइना जो है कंसेशनल लोन्स के रूप में कंसेशनल लोन्स के रूप में बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब करोड़ों रुपए जो है, करोड़ों डॉलर्स का प्रवाह करता है या उनको देता है टू द डेवलपिंग कंट्रीज, विकसित विकासशील देशों को। और मोस्टली वो कौन किन देशों को देता है, जो जिनको लार्ज स्केल जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उनको देखते हुए देता है। और ये कंसेशनल लोन्स होते हैं। ठीक है, यानी कंसेशनल लोन्स का मतलब क्या होता है कि जब ये देश, ये कंट्रीज मुख्य रूप से जो होते हैं कम और जो है मध्यम आय के देश होते हैं, और वो रीपेमेंट्स जो है कर्ज जो देता है चाइना उसको चुका नहीं पाते हैं, उसको चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो चाइना फिर क्या वहां पे करता है, फिर वहां पे चाइना को एक चांस मिल जाता है कि वो एक कंसेशन या छूट की डिमांड करे उनसे और उसका लाभ ले उनको, इन एक्सचेंज फॉर द डेब्ट रिलीफ। मतलब तो ऋण में राहत देने के लिए उनसे लाभ लेने की बात चाइना के द्वारा की जाती है कि तुम भाई अगर ऋण में राहत चाहते हो या छूट चाहते हो तो तुमको हमको फेवर करना पड़ेगा, हमको लाभ देना पड़ेगा। आप अगर स्टेप बाई स्टेप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले वो कंसेशनल लोन्स देता है डेवलपिंग कंट्रीज को, और फिर वो डेवलपिंग कंट्रीज जो है असक्षम हो जाती हैं इसको चुकाने में। फिर क्या करता है, वो इनसे मांग करता है कि भाई अब हमको कंसेशन दो, अगर तुम ऋण नहीं चुका पाते हो तो ऋण में छूट चाहिए या राहत चाहिए तो हमको कंसेशन दो। फिर जो है अल्टीमेटली चाइना की जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, रणनीतिक लक्ष्य है, वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। अगर हम यहाँ पे जो ये चाइना लोन देता है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो एक तरीके से जनरस लोन के रूप में होता है, और मिडिल इनकम और लो इनकम जो कंट्रीज होती हैं उन्हीं को इसमें फंसाया जाता है चाइना के द्वारा। चाइना यहाँ पे जो लोन ऑफर करता है वो काफी कम इंटरेस्ट रेट पर ऑफर करता है, जो मार्केट रेट से बहुत कम होते हैं। आप अगर देख सकते हो यहाँ पे तो देखो कि ये 5.85 जो लोन का
इंटरेस्ट रेट था वो 2000 में 5.85 था, जो कि 2019 में 4.35 पर चाइना ने कर लिया। और ये चाइना 4.35 के इंटरेस्ट रेट पर जो कंट्रीज हैं उनको लोन देता है, और ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। और ये देख सकते हो कि ये कितना जो है जेनरस लोन कह सकते हो इसको, कितना उदार एक तरीके से ऋण है जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है, और बहुत बड़ी मात्रा में ऋण दे देता है उस इन पैसों से। तो उससे जो है उन कंट्रीज को ये ऋण चुकाने में तारे नजर आ जाते हैं दिन में, आप कह सकते हैं ऐसा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो कंसेशन है वो कैसे कंसेशन चाइना डिमांड करता है, कुछ एग्जांपल्स के साथ। आप जैसे श्रीलंका को ले लो, श्रीलंका जो है हम्बनटोटा पोर्ट जो है चाइना को 99 सालों के लिए लीज पे दे रहा है, और बहुत ज्यादा ऋण लेने की वजह से 99 सालों के लिए ऋण पे दे रहा है। और ये अल्टीमेटली चाइना को जो है वहां पे उस बंदरगाह पे अपना नियंत्रण स्थापित करने का एक तरीके से निमंत्रण देता है, जो भारत के बिल्कुल ही डोर स्टेप पे या दरवाजे पे आप कह सकते हो कि चाइना की उपस्थिति को बनाता है। और ये एक काफी स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड है चाइना के लिए, जो इस रीजन में जो है कमर्शियल और मिलिट्री वाटर वेव को कंट्रोल कर सकता है। अगर श्रीलंका की कहानी की बात करें हम कि क्या स्टोरी है श्रीलंका के इस पूरे पिक्चर के पीछे, तो हम देखेंगे कि श्रीलंका ने, जैसा कि ये देखो आप, इंडिया है, ये दिस इज इंडिया, और ये है श्रीलंका। श्रीलंका का हाम्बनटोटा पोर्ट जो है यहाँ पे, ठीक, ये इंडियन ओशन है पूरा रीजन। तो यहाँ पे हाम्बनटोटा जो पोर्ट है, हाम्बनटोटा पोर्ट सॉरी, तो यहाँ पे वो उसको मॉडर्नाइज करके और इसको डेवलपमेंट करने की कोशिश करना चाहता था श्रीलंका। तो इसके लिए सबसे पहले उसने इंडिया से संपर्क किया था कि आप जो है हमको लोन प्रोवाइड कराओ, हम यहाँ पे इस बंदरगाह को डेवलप करते हैं। लेकिन इंडिया ने इस पोर्ट की जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उसको समझ लिया था, और इंडिया को ये समझ में आ गया था इस पोर्ट में यदि ज्यादा क्षमता नहीं है, ज्यादा मतलब ये बेनिफिट नहीं होगा इसका, तो इंडिया ने उसका जो ये प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो चाइना सीधे श्रीलंका जो है ना सीधे चाइना के पास चला गया। चाइना ने इसके जो इस प्रपोजल को झट से एक्सेप्ट कर लिया और उसको लोन भी प्रोवाइड करने लगा। ठीक है, पूरा जो पोर्ट है उसको 1.3 बिलियन का लोन दिया गया चाइना के द्वारा, और जो है श्रीलंका ने इसका डेवलपमेंट किया। लेकिन जब ये पोर्ट्स डेवलप हो गया और बन गया, तो इस पोर्ट्स का जो आउटकम था ना वो एक्सेप्टेड, मतलब जितना जो एक्सपेक्ट कर रहा था चाइना, सॉरी श्रीलंका, कि हमको लगभग इतना बेनिफिट इससे मिल जाएगा, उस तरीके का बेनिफिट नहीं मिल रहा था उसको। मतलब वो इतना स्थिति इतनी खराब हो गई कि श्रीलंका जो है अब चाइना को ऋण भी नहीं चुका पा रहा था। तो अगर हम बात करें स्पोर्ट की, तो देखो 2012 में एक रिपोर्ट के अनुसार, एक न्यूज के अनुसार जो है, एक साल में सिर्फ 34 कार्गो शिपिंग प्लेन जहाज यहाँ पर आए थे इस पोर्ट पर। तो अब सोचो एक साल में 34 आए थे, तो इतना पैसा जो लगाया है वो कैसे निकलेगा। ठीक, तो फिर चाइना जो है यहाँ पे श्रीलंका जो है फेल हो गया यहाँ पे, उसको जो लोन लिया हुआ था वो चुकाने में। तो अब उसके पास ऑप्शन ये था कि वो लोन चुकाने के लिए फिर से लोन ले, या फिर जो है चाइना का जो कंसेशन है उसको एक्सेप्ट कर ले, जो चाइना कंसेशन का दे रहा है। तो चाइना ने कंसेशन ये दिया कि तुम हमको 99 ईयर्स के लिए अपना जो ये हम्बनटोटा पोर्ट प्रोजेक्ट है वो हैंड ओवर कर दो। लीज पे ले लिया चाइना ने उससे। अब जो है वो चाइना के कंट्रोल में 99 सालों तक रहेगा। अब सोचो 99 सालों तक कितने जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजी उस रीजन की बदल जाएगी चाइना के द्वारा। और हिंद महासागर जो है, अब चूंकि हिंद महासागर में जो अगला माना जाता है कि जो एरा है ना वो हिंद महासागर का है। ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है अभी भी, और जो ऑयल और पेट्रोलियम का जो ट्रेड है वो काफी ज्यादा इस रीजन से होने लगा है। चाइना का जो 80% पेट्रोलियम का जो
ट्रेड होता है वो इसी रीजन से होता है, और मलक्का जलप्रपात मध्य से होते हुए वो साउथ चाइना सी में हिंद जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से, और जो आईओआर रीजन है, इंडियन ओशन रीजन, उसकी इंपॉर्टेंस काफी आजकल बढ़ रही है। तो इस दृष्टिकोण से चाइना का 99 ईयर के लिए लीज पे लेना कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और वो भी इंडिया के बिल्कुल ही बगल में। तो इंडिया को भी वो चाइना इससे जो है कंट्रोल करने का दृष्टिकोण रखता है, और इंडिया को भी यहाँ से नियंत्रित कर सकता है चीन। तो दिस इज द चाइनीज स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे जिबूती की बात अगर करते हैं हम, तो जिबूती जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक छोटा सा देश है, जो कि बहुत समय तक अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहा, यूएस की। यहाँ पे यूएस के मिलिट्री बेसिस भी हैं। ठीक है, और ये रेड सी पर, इसकी लोकेशन बिल्कुल यहाँ पे रेड सी पर है। और ये भी जो है भूमध्य सागर तक जाने के लिए वाले पोर्ट पे है। यहाँ पे जो है जिबूती में रिलीफ के रूप में चाइना क्या कर रहा है, इसको ऋण दिया गया है बहुत सारा, और चाइना जो है ऋण डेप्ट रिलीफ के रूप में यहाँ पे पोस्ट मिलिट्री बेस बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा जिबूती में। अब देखो ये पूरा जो कितना स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ये अपना मिलिट्री बेस बना रहा है। ठीक है, ऐसा ही अंगोला जो एक देश है छोटा सा, उसको चाइना ने बहुत सारा ऋण दिया हुआ था, मल्टी बिलियन डॉलर डेप्ट। अब जो है अंगोला उस ऋण को रीपे नहीं कर पा रहा है, चुका नहीं पा रहा है, तो चाइना जो है उससे कंसेशन के रूप में क्रूड ऑयल ले रहा है। और जो है अब अंगोला जो है अपनी अर्थव्यवस्था के में उससे कॉम्प्रोमाइज करके उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इसकी वजह से, और क्रूड ऑयल की सप्लाई चाइना को कर रहा है। तो यू कैन सी हियर कि वो चाइना जो है किस तरीके से, ऐसे ही पाकिस्तान, बांतू, यहाँ पे देखो आप चाइना डेप्थ डिप्लोमेसी। ठीक है, वो वही वही जो चीजें हमने बात करी थी कि वो अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, चाइना इज फंडिंग विल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फ्रॉम द पैसिफिक टू द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। पैसिफिक ओशन से लेकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक जो है ये डेप्थ ट्रैप की यूज कर रहा है, जिससे कि चाइना इनको, बीजिंग को काफी महत्वपूर्ण जो है फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखो जो है बांतु, जो इंडो पैसिफिक रीजन में है, आप ये देखो यहाँ पे बनुआतू, बनुआतू जो है एक छोटा सा आइसलैंड है, ये देखो पैसिफिक आइसलैंड है। ठीक है, यहाँ पे इसको जो है चाइना ने इतने छोटे से देश को 54 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया हुआ है। और यहाँ पे इन जो है चाइना फिर से इन दो जगहों पे लोन दिया हुआ है, और 47 मिलियन डॉलर दो जगहों पे लोन दिया हुआ है। और दोनों जगहों पर जो है चाइना दो एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है ना, वहाँ पे पोर्ट्स, और यहाँ पे वो मिलिट्री बेसिस अपना बना रहा है चाइना। ये देखो आप यहाँ पे बोआन, ये पैसिफिक आइसलैंड। इसी तरह से म्यांमार में चाइना जो है 7.3 बिलियन डॉलर का लोन दे करके उसको, और वहां पे एक पोर्ट बना रहा है क्याउप, क्याउप पी, और साथ में जो है 2.3 बिलियन का इंडस्ट्रियल पार्क भी क्याउप में बना रहा है। तो ये चाइना यहाँ म्यांमार में भी लोन दिया हुआ है इनको। इसी तरीके से जिबूती, पहले हम श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका जो कि अभी हमने बात किया, स्ट्रगलिंग टू पे इट्स $8 बिलियन डेब्ट टू चाइनीज स्टेट कंट्रोल फॉर्म्स। चाइना की जो स्टेट कंट्रोल फॉर्म्स है उसके द्वारा, ये चाइना एक पूरा सिस्टम की तरह से काम करता है यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, जैसा हमने बात किया था। उसमें जो है चाइना की कंपनियां भी होती हैं और गवर्नमेंट भी होता है, वो सब आ जाते हैं, एकदम लग जाते हैं। तो स्टेट कंट्रोल फॉर्म्स को एक जो है वो ऋण चुका रहा है, और श्रीलंका हैंड्स ओवर $1.3 बिलियन स्ट्रेटेजिक पोर्ट ऑफ द हमने टू चाइना, और जैसे 99 सालों के लिए चाइना को दे दिया। उसी प्रकार से पाकिस्तान की स्थिति भी काफी डमाडोल होने वाली है। चाइना जो हाल जो है श्रीलंका का हुआ है, वही हाल अब पाकिस्तान का होने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि जो चाइना ने इसको जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत $62 बिलियन का
जो दिया है उसको डेवलप करने के लिए, वो मैक्सिमम जो है उसका पार्ट जो है लोन के रूप में है। और चाइना का जो विदेशी ऋण है वो 82 बिलियन डॉलर है अभी करंटली। तो पाकिस्तान का विदेशी ऋण 82 बिलियन डॉलर है। और जो चाइना जो पूरा इन्वेस्ट कर रहा है ना पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी का 1/3 है। अब सोचो कितना बुरी तरीके से पाकिस्तान यहाँ पे फंसने वाला है। तो वो एक तरीके से ये सीपेक जो बनाया जा रहा है, ठीक है, और एक जो ग्वादर फोर्ट को डेवलप किया जा रहा है, इन सारा को मिला करके देखा जाए तो चाइना पूरी तरीके से एक तरीके से इसको अपने अंडर में ले लिया है। और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है, उसमें मानते हैं कि जो बेल्ट है ना, ये रोड जो बनाते हैं चाइना यहाँ से जुआन से, तो ये उसमें एक बक्कल की तरह है पाकिस्तान। पाकिस्तान इज द बक्कल ऑफ द बेल्ट। तो ये बक्कल को पूरा अपने कंट्रोल में लिया हुआ है पाकिस्तान है चाइना। इसी तरीके से जिबूती home of the China's first overseas military base. China has taken over Dora Leh container terminal and is lending $660 $660 जो है चाइना इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रूप में दे रहा है। तो अब वहां पे वो अपना मिलिट्री बेस डेवलप कर रहा है चाइना, बढ़िया एकदम आराम से। ये देखो, ये है जिबूती, ठीक है, वाम और मंदेब की संधि जो जोड़ती है, ये जिब्राल्टर की संधि इधर है। तो ये देख लो आप, ये लोकेशंस जो हैं देखो, जो भी वाटर ये हिंद महासागर में चोक पॉइंट्स हैं, वहां पर जो है ये। अब प्रश्न उठता है कि क्या इंडिया चाइना की जो ट्रैप ट्रैप डिप्लोमेसी है इससे प्रभावित हुआ है या हो रहा है। तो इंडिया जो है चाइना के किसी भी जो डायरेक्ट एंड और लोन एग्रीमेंट है ना, उसमें इंडिया किसी भी चाइना के किसी भी लोन एग्रीमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जो इंडिया है वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का जो है टॉप बोरोवर है, मतलब अग्रणी लेनदारों में से एक है इंडिया। तो हमने बात किया था कि बेल्ट एंड जो रोड इनिशिएटिव है चाइना की, उसका जो फंडिंग है वो कहाँ से आती है। तो हमने देखा था कि AIIB से आएगी, ठीक है, फिर नेशनल डेवलपमेंट बैंक के द्वारा चाइना करेगा, इसी तरीके से चाइनीज डेवलपमेंट बैंक, और इसी तरीके से सिल्क रोड फंड जो है चाइना के द्वारा बनाया गया है, जहां से BRI के लिए पैसा दिया जाएगा। और उसमें चूंकि एक आसियान जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक भी है, ठीक है, जहां से इंडिया ऋण लेता है। अगर इस बैंक को देखें तो ये बैंक जो है एक मल्टीलेटरल बैंक है जहां पे चाइना इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर्स है। और उसकी जो शेयरिंग है वो 26.6% है शेयरिंग, और वोटिंग राइट्स भी है इसको। वहीं इंडिया की शेयरिंग की बात करें तो इंडिया सेकंड पोजीशन पे आता है, लेकिन उसकी जो शेयरिंग है वो 7.6% है, और वोटिंग राइट्स भी है जो अन्य देश हैं उनके बीच में अगर देखा जाए तो, ठीक है। और उसी तरीके से चाइना का जो वीटो पावर है, वो अगर कोई बहुत सारे देश जो इस AIIB में है, वो बहुमत से कोई डिसीजन लेते हैं, तो चाइना को पास उनको वीटो करने की शक्ति है, उसको रोक देने की भी शक्ति है, ठीक है। अब जो दिल्ली के द्वारा लोन या दिल्ली यानी इंडिया के द्वारा जो लोन लिया गया है AIIB से, वो जो है एक मार्ग बन सकते हैं, रास्ता बन सकते हैं चाइनीज फर्म का इंडियन मार्केट में एंटर करना। और जो इंडिया का जो आधारभूत संरचना का बाजार है, मार्केट है, इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट है जो चाइना इंडिया का, उसको उसके अंदर घुसने का एक रास्ता बन सकता है। और वहां पे जो है वो इन कंपनी जो फर्म्स हैं वो काफी एक्सपीरियंस गेन कर सकती हैं और इंडियन मार्केट के बारे में समझ हासिल कर सकती हैं। तो ये एक तरीके से डेब्ट ट्रैप पॉलिसी था, और यहाँ पे हमने देखा कि कैसे ये इंडिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस हद तक कर रहा है, और किस हद तक इंडिया इससे इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसी को डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में को
सारे को मिला दिया जाए, अगर स्ट्रिंग ऑफ पोल्स पॉलिसी, डेप ट्रैक पॉलिसी, मैरीटाइम सिल्क रूट पॉलिसी और सी पैक, इन सबको मिला दिया जाए तो ये चाइना की जो है भारत को घेरने की नीति जो है, इनसर्कुलमेंट पॉलिसी है जो चाइना के इंडिया को, उसको भी हम आप यहाँ से डिडक्ट कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ये देखो आप एक और जो काफी इंटरेस्टिंग सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी हम देख लेते हैं एक बार चाइना की। सलामी बेसिकली जो होता है वो मीट का एक प्रोडक्ट होता है और वो एक रोल की तरह होता है, दिस काइंड ऑफ रोल, और इसको स्लाइसेस में, छोटा छोटा पीसेस में, स्लाइसेस में काटा जाता है और काटने के बाद इसको पका करके या फिर मतलब इसको यूज किया जाता है। तो जो लोग नॉनवेज खाते होंगे उनको मालूम होगा सलामी स्लाइसिंग क्या होती है। तो ये सलामी स्लाइसिंग मतलब छोटे छोटे पीसेस को अलग करना और फिर उनका उनको कंज्यूम करना, उनका उपभोग करना। तो जो चाइना की इस्लामिक स्लाइसिंग स्ट्रेटजी है वो भी इसी तरीके से कुछ हम कह सकते हैं। अगर बात करें हम इसके परिभाषा की तो 2012 में आर्टिकल्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी में रॉबर्ट हेडक ने डिफाइन किया था इस्लामिक स्लाइसिंग को, कि द स्लो एक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉल एक्शंस, ठीक है, नन ऑफ विच इज कॉस्ट बेली बट एड अप ओवर टाइम टू ए मेजर स्ट्रेटेजिक चेंज। ठीक है, मतलब छोटे छोटे ऐसे एक्शन स्टेप्स लेना जिनका तत्काल तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक, और इन छोटे छोटे स्टेप्स का भी एक बड़ा जो रिजल्ट है वो होता है इस्लामिक साइंसिंग से मिला हुआ रिजल्ट। तो अब क्या करता है चाइना के, जैसे कि मान लो छोटा सा एक एरिया पे कब्जा किया, एक छोटे से पोस्ट पे कब्जा किया, मान लो गलवान वैली में एक छोटे से पोस्ट पे कब्जा कर लिया, और फिर क्या है, इस छोटे से पोस्ट पे चाइना के द्वारा कब्जा करने की वजह से तो इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध होगा नहीं, या फिर ऐसा इंटरनेशनल एक तरीके से तानातानी तो मच नहीं जाएगा। यहाँ पे दोनों को बीच में जो फेस ऑफ स्टैंड ऑफ होता है वही देखने को आता है, ठीक, कोई एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं होता है, युद्ध जैसी स्थिति नहीं बन जाती है। लेकिन चाइना को ये बेनिफिट मिल गया छोटा छोटा, ऐसे ही करके जो है वो छोटे छोटे स्टेप्स लेता है और एक बड़े एरिया पे कब्जा कर लेता है। जो ये भारत का हिमालयन रीजन है, यहाँ पे चाइना जो है भूटान के साथ भी इसी तरीके की स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। इसी तरीके की स्ट्रेटजी वो इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट्स में भी अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर में भी यूज करता है। नेपाल के साथ भी इस तरीके की स्ट्रेटजी चाइना के द्वारा यूज किया जाता है। आप भूटान के साथ भी जो डोकलाम फेस ऑफ हुआ था उसमें देखो, ठीक है। तो ये एक छोटे छोटे स्टेप्स का बड़ा उसका मेजर चेंज रहता है, स्ट्रेटेजिक चेंज लेकर के आने आ जाता है ये। और ये स्ट्रेटेजी जो है चाइना की जो है सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी के रूप में जानी जाती है। अब हम अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो द in military terms, salami slicing is described as a strategy that involves divide and conquer process of threats and alliances to overcome opposition, acquire new territories। ठीक है, और कुछ जो डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब है, एक पोर्शन को जो है एक बड़े भूभाग से अलग कर लो, ठीक है, मान लो कि अलग घोषित कर दो, यहाँ पे बोल दो कि चाइना का है ये, और यहाँ पे कब्जा कर लेना। इससे क्या होता है कि बड़ा एक जो है युद्ध जैसी स्थिति नहीं बन पाती है और छोटे से कब्जा अपना भी हो गया, बन भी गया। And a series of many small actions often performed by clandestine means that accumulated whole produce a much larger action। मतलब छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स जिनका जो है जो रिजल्ट है वो बहुत बड़ा स्तर पे दिखाई देता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से चाइना का, और उसको जो है रिजल्ट, उसको रिजल्ट जो होता है would be result that would be difficult or unlawful to perform all the once। एक ही बार में जो है जिसको प्राप्त करना जो रिजल्ट है वो मुश्किल होता है, लेकिन तुरंत जो है वहां पे छोटे छोटे स्टेप्स के साथ प्राप्त किया जा सकता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइना, सलामी स्लाइसिंग डिनोट्स इस स्ट्रेटजी इन टेरिटोरियल एक्सपेंशन एट साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में चाइना की जो क्षेत्रीय विस्तार है उसमें इस पॉलिसी को देखा जा सकता है, और जो हिमालयन रीजन है वहां पे भी इस पॉलिसी को चाइना का देखा जा सकता है। अब ये देखो,
छोटे छोटे आइसलैंड्स जो है वहां पे बना रहा है चाइना, जो कृत्रिम आइसलैंड बना रहा है, या छोटे छोटे द्वीप है, पार्टले स्पार्टले जो हमने देखे थे, ठीक है, पिछली क्लास में। तो उसमें जो है वहां पे छोटे छोटे द्वीप्स पे कब्जा करता है और उस एरिया को अपना बना लेता है। 9 डैश का जो चाइना का डैश लाइन है, उसके अंदर में जो छोटे छोटे जो भी पोर्शन है वो अपना बताने लगता है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने देखा चाइना के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी और सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आर इंडिया की जो RECP से जो इंडिया अलग हो गया, और इंडिया एंड RECP पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे इंडिया RECP से अलग क्यों हुआ और उसके क्या स्ट्रेटेजिक या फिर आगे जो है फर्दर क्या स्टेप्स होंगे इंडिया के, और इसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। तो आपकी आगे वाली जो क्लास है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम सुधार कर सकें। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे सभी की हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।